विनीत के घर में बैठे बैठे ऊब सा गया था और तभी दिलीप विनीत से बोलता है, भाई कब से यहाँ बैठे हैं, कम से कम तू मुझे अपना गांव तो घुमा दे। विनीत समझ गया था कि ये यहाँ बैठे बैठे ऊब गया है, इसलिए विनीत भी हाँ बोल देता है और अपने घर से बाहर जाने लगता है। दोनों को बाहर जाता देख विनीत की मम्मी बोलती हैं, कहाँ जा रहे हो बेटा तुम दोनों इस समय। विनीत अपनी मम्मी की बात का जवाब देते हुए बोलता है, कहीं नहीं मम्मी, बस दिलीप को अपना गांव घुमाने ले जा रहा हूँ। विनीत की मम्मी बोलती है, ठीक है पर रात होने से पहले आ जाना, तुझे तो पता ही है अपने गांव के बारे में। विनीत जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मम्मी मुझे पता है। इतना बोलकर विनीत दिलीप को अपना गांव घुमाने चला जाता है। विनीत का गांव काफ़ी बड़ा और सुंदर गांव था। काफ़ी चहल पहल थी उस गांव में। दिलीप को भी काफ़ी मज़ा आने लगा था। तभी विनीत के फ़ोन में उसकी मम्मी का फ़ोन आया। विनीत दिलीप से बोलता है, यार तू गांव घूम, मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रहा हूँ और रात होने से पहले घर आ जाना। दिलीप हाँ में अपना सर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। दिलीप गांव घूमते हुए काफ़ी आगे निकल आया था और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। अब दिलीप भी घर जाने को चलता है पर वो रास्ता भूल गया था। दिलीप विनीत से रास्ता पूछने के लिए अपना फ़ोन अपनी जेब से निकालता है और अपनी किस्मत को कोसते हुए बोलता है, यार 1% बैटरी बची है, काश बात होने के बाद ही फ़ोन स्विच ऑफ हो। ये बोलकर दिलीप विनीत को फ़ोन करने लगता है। दूसरी ओर से विनीत फ़ोन उठाकर गुस्से में बोलता है, अबे यार कहाँ है तू अभी तक, गांव में रात को घूमना सही नहीं है। दिलीप विनीत की बात का जवाब देते हुए बोलता है, भाई पहले मेरी बात तो सुन ले। दिलीप ने इतना ही बोला था तभी दिलीप का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। दिलीप फिर आगे जाने लगता है और सोचता है कहीं से अभी रास्ता पूछ लूँगा। यही सोचते हुए दिलीप आगे बढ़े जा रहा था पर उसे कोई दिखता नहीं है। दिलीप को यह देखकर बड़ी हैरानी होती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इस गांव में काफ़ी चहल पहल थी। अब पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया था। अब दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। दिलीप इधर उधर चले जा रहा था पर वो विनीत के घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। रास्ता ढूंढते हुए दिलीप को लगभग 2-3 घंटे हो गए थे। दिलीप भी अब थक सा गया था। तभी उसकी नज़र उसके सामने एक लड़की पर पड़ी जिसने दुल्हन जैसे कपड़े पहने थे और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो लड़की दिलीप के पास आकर बोलती है, आ गए आप, अब मेरे साथ चलिए। इतना बोलकर लड़की दिलीप को अपने साथ ले जाने लगती है। दिलीप कुछ समझ नहीं पा रहा था, बस उसके साथ चले जा रहा था। वो लड़की दिलीप को एक सेहरा पहना देती है और उसको एक गड्ढे के पास लेकर जाती है जहाँ उसने देखा कई सारे कटे हुए सर पड़े थे और उन सब ने दूल्हे का सेहरा बांधा हुआ था। दिलीप यह देखते ही वहाँ से भागने लगता है। दिलीप लगातार भागे जा रहा था और तभी वो एक जगह जाकर रुक जाता है। वो इसलिए रुका था क्योंकि उसके सामने बिना सिर वाले लोग खड़े थे और उन सब ने दूल्हे के कपड़े पहने थे। वो वही लोग थे जिनके सर उस गड्ढे में पड़े थे। दिलीप उनसे बचने के लिए अपने पीछे की ओर भागने लगता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा उसके सामने वही लड़की खड़ी थी और उसके पास दूल्हे के कपड़े थे और वो धीरे धीरे उसके ही पास आते जा रही थी और वो सभी बिना सर वाले लोग भी उसके ही पास आते जा रहे थे। तभी दिलीप जहाँ खड़ा था वहाँ अचानक से तेज रोशनी हो गई थी। दिलीप ने देखा वो जिस खंभे के नीचे खड़ा था उस खंभे की लाइट जलने के कारण ही वहाँ तेज रोशनी होने लगी थी। तभी दिलीप यह नोटिस करता है कि रोशनी होने से वो लड़की और वो सभी बिना सर वाले लोग वहीं रुक गए थे और दिलीप भी यह समझ चुका था अब उससे बचना है तो उसे वहीं रुकना होगा और दिलीप उसी खंभे के नीचे खड़े होकर पूरी रात निकाल देता है। दिलीप जब विनीत के घर आकर सारी बात बताता है तब विनीत की मम्मी दिलीप से बोलती हैं, वो दुल्हन की आत्मा इस गांव में कई सालों से भटक रही है। कहते हैं उस लड़की की जिस दिन शादी होने वाली थी उस दिन उसका किसी ने कत्ल कर दिया था और जब इस गांव में किसी की शादी होती है तो किसी न किसी की जान जरूर लेती है और तुम इसलिए बच गए थे क्योंकि जिस खंभे के नीचे तुम खड़े थे उसमें से सफ़ेद रोशनी निकल रही थी और कहते हैं कोई भी बुरी शक्ति सफ़ेद रोशनी में नहीं आ सकती। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।